सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद समीर एंड फैमिली। तो मैं हूं समीर और मैं आ गया हूं आज एक नए ब्लॉग के साथ में। तो गाइस मैं आज आया हूं ना गोवंडी एरिया में, और यहाँ पे जो है अबू आज़मी का एक हॉस्पिटल है, नियाज़ करके, जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे ना आज एक मीटिंग रखी गई है। जो ड्रग्स वगैरह चल रहा है, जो नशा चल रही है गोवंडी में, मतलब जो गोवंडी मानपुर में चल रहा है, उसको कैसे रोके, किस तरीके से रोके। और यहाँ पे जो स्पेशल जो चीफ गेस्ट है ना, वो समीर वानखेड़े है। और समीर वानखेड़े कितनी बड़ी हस्ती है तो ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको स्पेशल गेस्ट में बुलाया गया है यहाँ पर, ताकि मतलब वो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके कि ड्रग्स को किस तरीके से रोके, किस तरीके से इसको मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। जो जिस तरीके से गोवंडी और मानपुर में जो नशा बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, और नशे की वजह से मर्डर्स होते जा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आज मीटिंग है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको पूरा स्पीच दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ड्रग्स को हम रोक सकते हैं। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आज़मी साहब का, जो यहाँ के बहुत ही एक्टिव और फेमस एमएलए हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मानपुर जो इलाका है, आज मुंबई में सबसे ज़्यादा पीड़ित जो ड्रग्स के नशे से है, वो यही इलाका है। स्टैटिस्टिक्स बताती है जिस प्रकार के केसेस होते हैं, जिस प्रकार के कंजम्पशन के केसेस होते हैं, तो ये इलाका बहुत ज़्यादा है और इसमें ड्रग्स की पीड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो उनका सच में धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि कोई भी पुलिस हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, पब्लिक हो, महिलाएं हो, पालक वर्ग हो, तो उनको बुला के एक नशा मुक्ति का सेशन रखा जाए कि ये है क्या ड्रग्स। हम लोग सब सोचते हैं, सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि ड्रग्स होता क्या है। जो यंगर जनरेशन है, जिसको जेनजी कहते थे, जो यंगर मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पेरेंट्स को, माँ बाप को नहीं पता है कि ये उनकी अलग लैंग्वेज होती है, उनका अलग कल्चर होता है, उनका अलग रहन सहन होता है। तो आप लोग साथ में हैं और मैं बहुत एक और चीज की बहुत खुश हूँ कि महिलाओं को, लेडीज को आपने इन्वाइट किया, आज़मी साहब, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा हेल्प लगेगी अगर डर से लड़ना है। दूसरी और अच्छी बात यह है कि जो धर्मगुरु हैं, जो उलेमाए भी आए हैं यहाँ पर, तो उनकी भी बहुत मदद लगेगी ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट हो, पुलिस हो, डीआरआई हो, एनसीबी हो, एएनसी हो, वो अपना काम करती है। लेकिन अगर अकेले एनफोर्समेंट करते रहे तो 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी प्लान हो या कोई भी प्लान ऑफ एक्शन, उसके लिए अवेयरनेस और पब्लिक का साथ भी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें साथ में चलेगी तभी हम ड्रग्स रोक पाएंगे। आप कितने भी केसेस करो, कितने भी रेप्स करो, कितने भी एनडीपीएस ड्रग्स पकड़ो आप, लेकिन विदाउट पब्लिक सपोर्ट, विदाउट ये अवेयरनेस सेशन, ये नहीं रुक सकते। अभी मैं थोड़ा आपसे ये बात करना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि ड्रग्स क्या होता है, कौन से प्रकार के ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स पीने से क्या होता है, ड्रग्स बेचने से क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को मालूम नहीं। जब मैं कार्यरत था मुंबई में, 2021 तक तो कार्यरत था, लेकिन कुछ लोग मेरे से इतना प्रेम करते कि उन्होंने मेरा ट्रांसफर मुंबई के बाहर करवा दिया। तो जब 2022 तक मैं मुंबई में था, तो उस दौरान तक का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि आपके इलाके में कौन से प्रकार के सबसे ज्यादा ड्रग्स है। सबसे पहला है आपके यहाँ पर जिसे कहते हैं बटन, उसका कोड वर्ड एक होता है बटन। अभी बटन का मतलब क्या होता है, ये एनआरएक्स मेडिसिन होती है। एनआरएक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी मेडिकल स्टोर में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही आपको वो ड्रग्स मिल सकते हैं। उसे कहते हैं एनआरएक्स। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। अगर वो ड्रग्स एनआरएक्स नहीं लिखा है और तभी आपके पास पकड़ा गया, तो उसके ऊपर एनडीपीएस के प्रावधान लग सकते हैं, वो ड्रग्स हो जाता है, दवाई नहीं रहती। कौन से प्रकार के ऐसे ड्रग्स है? ट्रेमेडोल, छोटा छोटा बटन जैसे नॉर्मल टैबलेट्स होती है वैसा होता है। टपेटेडोल, एल्पराजोलम, एपीजोलम, लोनाजेपाम, ये सब दवाइयां आसानी से मिल जाती है अगर प्रिस्क्रिप्शन।
दूसरा प्रॉब्लम आपके पास में सबसे ज्यादा है कोडीन बेस्ड कफ सिरप, जो बेनेड्रिल हो जाता है, कोरेक्स हो जाता है, ये नाम है, ये कमर्शियल नाम है उनका। तो आराम से मेडिकल स्टोर में अगर प्रिस्क्रिप्शन आपने दे दिया तो ये मेडिसिन मिल जाती है खांसी की दवाई, लेकिन उसमें ओपीएम होता है, ओपीएम बेस्ड होता है, उसे ओपियोइड्स कहते हैं। तो वो भी बच्चे इसका काफी ज्यादा सेवन करते हैं आपके इलाके में। आदमी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी होती है, जो मेडिकल स्टोर में ध्यान देती है, एफडीए है, बाकी की भी एजेंसीज हैं, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि जो मेडिकल स्टोर्स में बहुत समय ऐसा होता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ड्रग्स भी आसानी से मिल जाते हैं, तो उससे बच्चे 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा अपने नशे में रहते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तीसरा सबसे बड़ा आपके यहाँ पर इशू है जिसे कहते हैं मेथाडोन, एमडी जिसे कहते हैं, उसे मियो कहते हैं, व्हाइट कैट कहते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के नाम है उसके। वो एक पाउडर की तरह होता है, वो इतना गंदा नशा होता है कि अगर उसके बच्चों ने सेवन किया या कोई भी युवक ने सेवन किया, 3 दिन तक नशे में रहता है। उसे कोई भी गुटके में मिक्स करके या फिर कोई पान मसाला में मिक्स करके खाते हैं। ये इतना गंदा प्रकार का ड्रग्स है कि आपके मुंह में छाले, आपके पेट में दर्द, आपके शरीर में ब्लिस्टर्स, मुंह के अंदर ब्लिस्टर्स होते हैं। ये ड्रग्स पीने के बाद में या इसका सेवन करने के बाद में हमने जब लोगों को पूछताछ करते हैं या फिर उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका उत्तर ये आता है कि सर हम जब इसको सेवन करते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी पत्नी कौन है। ये हालत होती है एमडी के नशे में। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत हानिकारक है, केमिकल ड्रग्स है, तो इससे बचें। एक और प्रकार का ड्रग्स है आपके यहाँ पर जो काफी प्रचलित है, जिसे कहते हैं चरस। हम लोग सब सुने हैं, बचपन से सुने हैं, चरस है। चरस बेसिकली बनता है फॉर्मुलेटेड गांजे का जो जूस होता है नॉर्मल लैंग्वेज में, उससे बनता है चरस, गांजे से ही बनता है चरस। ये जम्मू एंड कश्मीर में बनता है, इलीगली नेपाल में बनता है, हिमाचल प्रदेश में इलीगली बनता है। तो ये ट्रेन के जरिए, बाइक के जरिए, गाड़ियों के जरिए अपने मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में आता है, और ये इलाके में भी काफी ज्यादा उसका चलन है। उसे सिगरेट में मिक्स करके खाते हैं, स्मोक करते हैं, तो इसमें भी एक अलग ही एक और प्रकार का ड्रग्स है जिसे कहते हैं गांजा। गांजा सबको पता है। अगर और गांजा बहुत डेंजरस आजकल मुंबई में सीनियर में हो रहा है। अगर कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ लें आज के टाइम में, अगर आज का भी कोई भी आपने अखबार उठा लिया तो जरूर आपको ये दिखेगा कि मुंबई एयरपोर्ट पे हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया। हाइड्रोपोनिक वीड मतलब गांजा, विदेशी गांजा। और अब जब मुंबई में भी बहुत अलग अलग जगह से गांजा आता है और यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा सेवन होता है। गांजा में जो केमिकल होता है जिसे कहते हैं कैनाबिडॉल, जिसे कहते हैं टीएचसी, एक और उसका नाम है। तो ये टीएचसी काफी हार्मफुल होता है आपकी बॉडी में। बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारी स्टडीज हैं कि गांजा पीने से टीएचसी की मात्रा इतनी गंदी और स्ट्रॉन्ग होती है कि सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, जो आत्महत्या सुनते हैं उससे बहुत बढ़त होती है। तो ये बहुत सारे पेपर्स और रिसर्च में भी पाया गया है। तो ये आपके पास में 5 या 6 प्रकार के ड्रग्स हैं जो काफी हानिकारक है। एक लास्ट ड्रग है यहाँ पर जो हम लोग ने एक ऑपरेशन, जो आजमी साहब ने अभी उसका मेंशन भी किया था, मानपुर इलाके में हमने एक ऑपरेशन किया था जहाँ पर नाइजीरियन गैंग्स जो मैंग्रोव का पट्टा है जो कनेक्ट करता है नवी मुंबई और मानपुर को, तो वहाँ पर विदेशी गैंग, नाइजीरियन गैंग्स हुआ करती थी। तो वहाँ पर ये लोग बेचते थे हेरोइन। हेरोइन एक और प्रकार का ड्रग्स है जो बेसिकली अफीम से बनता है, ओपीएम से बनता है। वो अफगानिस्तान से इलीगली इंडिया में आता है, पोर्ट से आता है, कंटेनर पोर्ट में आता है, कंटेनर से आता है, बाय एयर आता है, बहुत अलग अलग जरिए से आता है। हेरोइन ने पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसे स्मैक भी कहते हैं कभी कभी। तो आपके इलाके में भी हमने भी बहुत सारे केसेस किए जहां पर हमने हेरोइन भी पकड़ा था। तो ये विदेश से आता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्रग्स जब भी हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ये हीरोइन ड्रग है, तो ड्रग्स हमारे शरीर को तो नुकसान करता ही है, हमारे शरीर को तो पूरा बर्बाद करता है, लेकिन ये देश को भी बर्बाद करता है। नार्को टेररिज्म आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा आपने, नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म का सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक लाइन में अर्थ समझाता हूँ। जो पैसे हम लोग कमाते हैं
जो हमारे माँ बाप कमाते हैं, बच्चे के माँ बाप कमाते हैं, आप लोग मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं, तो यही पैसे से बच्चे ड्रग्स खरीदकर पॉकेट मनी देते हैं। और ये पैसे फिर बाद में विदेशी हमारे जो हमारे राष्ट्र के शत्रु बाहर जो बैठे हुए हैं, तो ये पैसे उनके पास जाते हैं अलग अलग जरिए से। और यही पैसे से भारत के हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो गतिविधियां होती है, पुलिस पे अटैक, आर्मी पे अटैक, एंटी नेशनल एक्टिविटीज उससे होती है। तो हम लोग हमारे शरीर को नुकसान नहीं कर रहे, हम हमारे देश को भी नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत ही घिनौना क्राइम है। अगर आप ध्यान दें, कभी भी अगर कोई सीरियस ऑफेंस हो जाता है, जैसे कि 302 आईपीसी का जैसा मर्डर ऑफेंस हो जाता है, तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और कभी कभी अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो जाए, यानी बहुत ही गुनाह से किसकी हत्या की जाए, तो उसके लिए डेथ पेनल्टी होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर आपके पास में दूसरी बार ड्रग्स पकड़ा गया कमर्शियल क्वांटिटी में, डायरेक्टली डेथ की पेनल्टी सेक्शन 31 में ये कहता है। तो इसका मतलब यह है कि लाइफ सेंटेंस से भी, मर्डर से भी घिनौना क्राइम ड्रग्स है। तो ये राष्ट्र के लिए और आपके लिए काफी हानिकारक है। मैं आपको थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज में ये भी समझाना चाहूंगा कि इससे सजा क्या होती है। बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, गलत मंशा है माइंड में, उनको लॉज ज्यादा अवेयर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर ड्रग्स को बेचेंगे तो ही हमें सजा होती है, अगर ड्रग्स को कंज्यूम करेंगे तो सजा नहीं होती। कुछ बड़े लोगों के ऊपर जब हमने कार्रवाई की तो इतनी हास्यास्पद या इतनी हंसी की बातें होती थी कि कभी कभी सामने वाले बड़े लोग ये कहते थे, सर मैं तो नेचुरल ड्रग्स पी रहा हूँ, केमिकल थोड़ी ना पी रहा हूँ। तो उनको ये भी नहीं पता कि नॉर्मल गांजा जैसे चले जैसे ड्रग्स एनडीपीएस में आते हैं, अगर आपके पास में 1%, 0.1% भी गांजा मिला या फिर बाकी के प्रकार के ड्रग्स मिले, उसके लिए सजा है 1 साल। ड्रग्स में भी काफी अलग अलग श्रेणी होती है। अगर इसके पास में कंज्यूमर क्वांटिटी यानी स्मॉल क्वांटिटी बरामद हुआ 1 ग्राम भी, तो भी उसके लिए 1 साल की सजा होती है और 10,000 का जुर्माना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिली यानी स्मॉल क्वांटिटी, कंज्यूमर क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में 2 से 10 वर्ष की सजा होती है और 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। अगर किसके पास में कमर्शियल क्वांटिटी मिले तो उसके लिए सजा होती है 20 साल की और 2 लाख जुर्माना। अगर ड्रग्स जैसे कि एलएसडी किसके पास पकड़ा गया, अगर 0.1% यानी बहुत ही माइन्यूट, तो उसके लिए 20 साल की सजा, कमर्शियल क्वांटिटी की सजा है। तो इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। पीना भी, दूसरा पब्लिक को ये भी लगता है सर मैं बेच कर रहा हूं, मैं तो खुद के लिए पी रहा हूं, तो पीना भी जुर्म है। पीना भी इट इज एन ऑफेंस अंडर एनडीपीएस एक्ट। अगर कोई पकड़ा जाता है व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट के अंदर, तो सच कहता हूं, मानिए बात को कि बच्चे की जिंदगी खराब हो जाती है। पासपोर्ट्स होते हैं, फॉरेन में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, एडमिशन होते नहीं, सोशल तिरस्कार तो बात अलग है, लेकिन बहुत ही जिंदगी खराब हो जाती है अगर कोई ड्रग्स के साथ में पकड़ा जाता है। मैं आपको थोड़ी ये भी बातें बताऊंगा कि ड्रग्स से जो बच्चा पीड़ित होता है तो उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ज्यादा पॉकेट मनी ले रहा है, दैनिक आमदनी खर्चा आपसे ज्यादा ले रहा है, रात में ज्यादा तक जागता है, मोबाइल पे अकेले रहता है, अगर बात आप लोगों से करता नहीं है, उसकी भूख कम हो गई, खाना कम खा रहा है, आपके नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं साइड इफेक्ट्स के कारण, नींद नहीं होने के कारण, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने के कारण, पेट में दर्द होना ज्यादा होता है, क्योंकि अगर ड्रग्स नहीं मिलता है तो पेट में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है, विड्रॉल सिम्टम्स भी काफी होते हैं। तो ये सब अगर आपको लक्षण लगते हैं तो जरूर समझिए कि कुछ गड़बड़ है। तो आप आइंदा कोई रिहैब सेंटर में कांटेक्ट कीजिए या फिर पुलिस को भी आप इत्तला कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, आपके जो नेता है उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे रिहैब सेंटर्स हैं जो पैसे लेके रिहैब करवाते हैं। बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर फ्री उपचार भी होता है। कहने का अर्थ यह है कि ड्रग्स को टॉलरेट ना करें। हमारे समाज में भी ऐसा होता है, इंडियन कल्चर में भी ऐसा होता है कि बच्चा अगर ड्रग्स अधीन हो जाता है या ड्रग्स पीने लगता है तो वो उसको छुपाते हैं, उसको छुपाइए नहीं। हमको ऐसा लगता है कि बेइज्जती होगी, समाज में बेइज्जती होगी, उसको छुपाइए नहीं। बीमारी, ड्रग कंज्यूमर को लोग क्राइम की तरह नहीं देखते हैं, उसे बीमारी की तरह देखते हैं। तो आप उसको छुपाए ना, इसको बाहर लाके उसका इलाज कीजिए। 40-45 दिन में डिपेंड ऑन दी एडिक्शन लेवल बच्चा फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आके नॉर्मल लाइफ रह सकता है। तो छुपाना नहीं है।
अगर कोई भी ड्रग्स पीते हुए या फिर सप्लाई करते हुए आपकी नजर में आता है तो हम सबको मुंबई पुलिस का, लोकल पुलिस का नंबर पता है 112। एक बार आदमी साहब भी इसके बारे में मेंशन कर रहे थे अभी, तो 112 आप एनी टाइम डायल कर सकते हैं। एक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मानस हेल्पलाइन इनॉग्रेट किया है कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, तो उसका नंबर है 1933। ये स्पेशली सिर्फ ड्रग्स के लिए है। नॉर्मल नंबर 112 तो पुलिस को डायल करते हैं हम, लेकिन 1933 एक्सक्लूसिवली सिर्फ ड्रग्स के लिए है। अगर ये आप चाहते हैं कि हम लोग हमारी आइडेंटिटी आप छुपा के रखना चाहते हैं, जैसा कि सब आपके काउंसिलर साहब ने भी, मैडम ने भी कहा है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर बाद में लोग हमारे खिलाफ में आते हैं तो लोगों के मन में ये बात है। ये बात तो हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट भी हमें ये टाइम रिसीव हुई थी कि हम तो अगर पेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारे पर ही अटैक होता है, इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो इस जरिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म भी है कि आप अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखें। अगर कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है आपके पास में कि फलाना इंसान ड्रग बेच रहा है, फलाना व्यक्ति ड्रग बेच रहा है, फलाने जगह पे पेंडिंग हो रही है, अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो जरूर शेयर कीजिए, इसको छुपाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोकल लेवल पे अगर आपके जो लोकल पुलिस होते हैं, बीट मार्शल्स होते हैं या फिर जो मार्शल्स पेट्रोल करते हैं, एपीआई होते हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। सीनियर पीआई को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्लेंट का निवारण नहीं हुआ। अगर वहां पर भी आपको लगता है कि आपकी कंप्लेंट का निवारण नहीं हुआ तो जोनल डीसीपीज होते हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, मेरे रैंक के एडिशनल कमिश्नर होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं एनसीपी में, डीआरआई में, तो आप उनको भी कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, ये खातरी देता हूँ कि कोई भी सीनियर आईएएस आईएएस ऑफिसर ड्रग्स को टॉलरेट नहीं करेगा। वो बोलने की बात अलग होती है कि हर चीज होता है, एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट नो सीनियर ऑफिसर विल टॉलरेट ड्रग प्रॉब्लम। 100% अगर आपने कोई सीनियर ऑफिसर ने टाइम लेके ड्रग्स के प्रॉब्लम्स को बताए तो उसे नजरअंदाज कोई भी नहीं करेगा। आदमी साहब, मैं अगेन आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई कंप्लेंट आती है तो यू कैन आप इस पीआई लेवल पे ले सकते हैं, जोनल डायरेक्टर की ऑफिस है, एनसीपी की ऑफिस है, एएनसी की ऑफिस है। अगर नहीं होता तो सीनियर लेवल पे भी आप अगर आप जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि कोई एक्शन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, वर्चुअली पॉसिबल है कि अगर कोई भी सीनियर ऑफिसर को आपने ड्रग्स का इशू बनाया तो कोई भी शांत बैठेगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि शांत हम नहीं बैठेंगे। उसके बाद में भी जैसा कि मेडिकल स्टोर्स, हमें मेडिकल स्टोर पे ध्यान देना है। कुछ पॉकेट्स है यहाँ पर जहाँ पर हमने भी बहुत सारे एक्शन लिए थे, तो जैसा कि कोडिंग हो जाए, मेथाडोन हो जाए, तो वो ऑफिसर्स पे भी एलिगेशन लग जाते हैं। तो ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, उनके पास ये ड्रग के कारण पैसे भी बहुत ज्यादा बेसिकली जमा हो जाते हैं, तो दे आर वेरी गुंडाई गर्दी करते हैं। लेकिन आप रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास में प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। उसके अलावा ये तो मैंने आपको लीगल प्रोविजन बताया है, लेकिन अगर आप ये अच्छा हो गया कि धर्मगुरु और उलेमा भी यहाँ पर आए हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट अपना काम करती है, पेरेंट्स अपना काम करते हैं, लेकिन मेरे को एक और रिक्वेस्ट है कि अगर हमने जैसे कि रिलीजियस लीडर्स को भी अगर इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया तो काफी हद तक फर्क पड़ सकता है। देखिए, अगर आप समाज में भी बात करें, रिलीजन्स में भी बात करें, जैसा कि हमारे हिंदू रिलीजन में भी आयुर्वेदा है, शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई भी चीज अति करने से आपके बॉडी में नुकसान होता है, आपके शरीर में नुकसान होता है। तो ड्रग्स के सेवन करने से भी नुकसान होता है। अगर आपने हमारा बुद्धिज्म भी देखा, बुद्धिस्ट के शास्त्र भी देखे, तो पाली में त्रिशरण पंचशील में लिखा गया, सूरा मेरे मज्जा प्रमाण थाना वेर मणि सिखा पदम समितिया। इसका मतलब ये होता है कि मैं कभी भी नशे का सेवन नहीं करूंगा, इस प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। अगर आप इस्लाम की भी बात करें तो सूर्य पैतम में लिखा हुआ है, 5वें पारे में लिखा हुआ है कि मैं खबर की चीजों नहीं लूंगा। मैं मौलाना साहब, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सूर्य पैतम में मेंशन किया गया है, तो ये मकरू की बात नहीं है, ये हराम है बेसिकली। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जब भी आप जुम्मा की नमाज में बात करते हैं या फिर आप तकरीर करते हैं तो इसमें ही मेंशन कीजिए, पेरेंट्स को बताइए, आप माँ बाप को बताइए, आप बच्चों को बताइए कि बेटा ड्रग पीना हराम है। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ये चीज की तरफ जाएगा। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, धर्मगुरु से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हर रिलीजन में ड्रग्स पीना
को गलत ठहराया गया है। लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको कोई नशा मुक्ति मंडल या फिर रिहा सेंटर कहां पर भी अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर बहुत जनों के पास में, मेरा नंबर आप कर सकते हैं। तो मैं नशा मुक्ति मंडल्स के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन करके ये देखेंगे कि बच्चे रिहाब हो जाए। और फाइनली एक और बात आप सब लोग से मैं कहना चाहूंगा, जो ड्रग्स का इश्यू होता है आजकल, जो जनरेशन, जो गैप जिसे कहते हैं, और आजकल का जो जेनजी है, जो यंगस्टर्स हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ में आदर्श कौन होते हैं? आदर्श का मतलब हीरोज कौन होते हैं? मैं अभी थोड़े दिन पहले एक लेक्चर, मेरा गोवर्डी में लेक्चर हुआ था, लास्ट वीक ही लेक्चर हुआ था एक स्कूल में। तो वहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12-12 स्टैंडर्ड के बच्चे में बैठे रहते हैं। तो मैंने बच्चों को जनरली ड्रग्स के लेक्चर के बाद में ये सवाल पूछा कि बच्चे आपके फेवरेट हीरो कौन है? तो एक बेचारा सेकंड स्टैंडर्ड में एक बच्चा था, उसने कोई तो भी एक्टर का नाम ले लिया। मैंने फिर बाद में, मुझे लगा कि छोटा बच्चा है, ठीक है, ही इज अ स्मॉल क्यूट किड। मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछा कि बेटा आपका फेवरेट हीरो कौन है? तो उसने भी कोई एक और एक्टर का नाम ले लिया। मैंने 12th स्टैंडर्ड के एक बच्चे को पूछा कि बेटा आपका फेवरेट हीरो कौन है? उसने तो हद कर दी, उसने तो कह दिया पुष्पा। तो आई वाज सरप्राइज, टीचर वर्ग भी थे, शिक्षक वर्ग भी थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने कभी सूर्य सेन का नाम सुना है? आपने कभी अशफाकुल्ला खान का नाम सुना है? आपने कभी कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना है? आपने कभी कैप्टन अनूप नैयर का नाम सुना है? मैंने उनको कहा कि ये होते हीरोज। आप लोग मिस्टेक मत कीजिए कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें हीरोज नहीं कहते, इन्हें हीरोज कहते हैं। जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए जान दिया, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, इनको हीरोज बोलते हैं। तो हमारे बच्चों को इनको फॉलो करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक है, या कहीं ना कहीं कोई गलत है कि हम लोग जो एंटरटेनर्स हैं उनको हीरो का दर्जा दे देते हैं, और फिर बाद में जैसा वो सिगरेट पीते हैं, जैसे वो एक्टिंग करते, तो उन्हें लगता है ये करने से हम कूल हैं। थोड़े दिन पहले एक छोटी सी एक एग्जाम्पल आपको उदाहरण दूंगा। मैं चेन्नई में भी कार्यरत हूँ, मेरी ड्यूटी चेन्नई में है। तो मेरे बच्चे सुबह में जल्दी उठ जाते हैं स्कूल के लिए। तो एक दिन ऐसी मेरी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, मेरे बच्चे ने कहा कि पापा हम आपको भी स्कूल छोड़ेंगे, हम आपको लेके जाएंगे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए, मॉर्निंग की फ्लाइट के लिए। तो हाईवे पे मैंने एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखा। वहां पर एक कोई एक एंटरटेनर है, बिना शर्ट के, हाथ में सिगरेट लेके एंड गॉगल वगैरह पहन के। तो जो मेरी छोटी 6 साल की बच्ची है, वो मुझसे पूछती है, पापा उसके जो हाथ में सिगरेट है उससे हम स्ट्रॉन्ग होंगे क्या? यानी कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब दीज थिंग्स, ये जो समाज में ये सिगरेट, ई सिगरेट या बाकी की ड्रग्स, ये सब ये हमारे शरीर को नुकसान कर रही है, हमारे राष्ट्र को नुकसान कर रही है, कमजोर कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज का, बच्चों को रियल हीरोज कौन होते हैं, जो समाज में जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए जान दिया है, उन्हें फॉलो करें। तभी ये सब जो छोटे छोटे इश्यूज है, ड्रग्स के प्रॉब्लम है, फिजिकल फिटनेस के, 2 मिनट में फिर बाद में प्रॉब्लम चलती है। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको इश्यूज है, प्लीज लेट मी नो। मैं आपके लिए 24/7 हूँ। मैं भारत सरकार का नौकर हूँ। मुझे कोई भी पक्ष या मुझे कुछ समझ नहीं आता ये चीज की। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि यहाँ पर एक नशा मुक्ति का कार्यक्रम पहली बार रखा गया है, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा आदमी साहब का। तो गाइस यहाँ पे मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड। और आपने तो पूरा स्पीच सुना होगा कि कैसे गोवंडी में जो नशा बढ़ रहा है, जो मर्डर्स हो रहे हैं नशे की वजह से, उसको कैसे रोके, किस तरीके से रोके। अगर आपने पूरा स्पीच सुना है तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा एक अगले ब्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। समीर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।
है।